जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको PGT, TGT और इसी तरह के जो कॉम्पिटिटिव टेस्ट हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न को पूछ रही हूँ। आप लोग का डिमांड था कि मैडम हमें कुछ करवा दीजिए, है ना, हमारे क्वेश्चंस करवा दीजिए। तो चलो क्वेश्चंस मैं पूछ रही हूँ आपको। अब क्वेश्चंस देखें कितने बच्चे सही करते हैं। प्राणिज स्टीरोल्स कहलाते हैं। प्राणिज स्टीरोल्स होते हैं। ऑप्शन है आपके पास कोलेस्ट्रॉल, अर्गोस्टेरॉल, तीसरा ऑप्शन है अर्गोस्टेरॉल और कोलेस्ट्रॉल दोनों ही, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर है इसमें प्राणिज स्टीरोल्स कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। आप सुने हुए हैं ना, आपको पता होगा कि बॉडी में जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो हार्ट प्रॉब्लम जैसी चीज़ें, हृदय रोग जैसी चीज़ें, उनकी आशंकाएं बढ़ जाती हैं कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से, क्योंकि जो धमनियां हैं इनके आंतरिक दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है। ठीक है, तो इसके कारण ऐसा होता है। ठीक है, दूसरा है आपके पास प्रश्न, हमारे शरीर में वसा का स्थानांतरण होता है। हमारे शरीर में वसा का स्थानांतरण कैसे होता है, किसके द्वारा होता है? लाइपोप्रोटीन के द्वारा, फास्फोलिपिड के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा है ग्लाइकोलिपिड के द्वारा, चौथा ऑप्शन है सल्फोलिपिड के द्वारा। किसके द्वारा होता है बताओ? हमारे शरीर में वसा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? लाइपोप्रोटीन के द्वारा, ग्लाइकोलिपिड के द्वारा, फास्फोलिपिड के द्वारा या सल्फोलिपिड के द्वारा? सही उत्तर है लाइपोप्रोटीन के द्वारा, क्योंकि इसमें वसा के साथ अवक्षय पदार्थ के रूप में प्रोटीन होता है और हमारे शरीर में इसी वसा का सर्वाधिक उपयोग है, सर्वाधिक महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सल्फोलिपिड उपस्थित रहता है। सल्फोलिपिड उपस्थित रहता है, किस में उपस्थित रहता है? ऑप्शन आपके पास गुर्दा में, यकृत में, मसल्स में या ब्रेन में। ऑप्शन फिर से पूछती हूँ, क्वेश्चन फिर से पूछती हूँ और ऑप्शन बताती हूँ। सल्फोलिपिड इनमें से किस में उपस्थित रहता है? ब्रेन में पहला ऑप्शन, दूसरा मसल्स में, तीसरा किडनी में, चौथा लिवर में। किन में उपस्थित रहता है बताइए? क्वेश्चन फिर से पूछती हूँ, सल्फोलिपिड उपस्थित रहते हैं किस में? फर्स्ट है मस्तिष्क में, सेकंड है मांसपेशियों में, थर्ड है गुर्दों में, फोर्थ है लीवर में। सही उत्तर है सल्फोलिपिड उपस्थित रहता है हमारा ब्रेन में। ब्रेन में उपस्थित रहता है सल्फोलिपिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फास्फोलिपिड्स उपस्थित रहता है। फास्फोलिपिड्स उपस्थित रहता है किस में उपस्थित रहता है? ऑप्शन है आपके पास सेरेब्रोसाइट्स में, दूसरा है गैंग्लियोसाइट्स में, तीसरा है मांसपेशियों में और चौथा है मस्तिष्क में। फास्फोलिपिड्स किस में उपस्थित रहता है? ये प्रश्न मैं अब आपको आंसर ढूंढने के लिए दे रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है और जानना चाहती हूँ कि बच्चे कितना इसके बारे में जानते हैं। वसा पर मैंने पूरी क्लास लिया हुआ है, अब फैट पर पूरा क्लास आप देख सकती हैं। एक एक चीज़ को बहुत माइन्यूटली मैंने समझाया हुआ है। तो आप ये बताइए, फास्फोलिपिड्स उपस्थित किस में रहता है? सेरेब्रोसाइट्स में, गैंग्लियोसाइट्स में, मांसपेशियों में या मस्तिष्क में? ये बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वो ये कि वनस्पति घी कैसे तैयार किया जाता है? वनस्पति घी तैयार किया जाता है कैसे? कौन सी प्रक्रिया है इसके लिए? ऑप्शन है आपके पास हाइड्रोजिनेशन, दूसरा है सैपोनिफिकेशन,
तीसरा है इमल्सिफिकेशन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर आप मुझे बताएं क्या होगा। वनस्पति घी, जिसको हम डालडा भी कहते हैं, कैसे तैयार होता है? हाइड्रोजनेशन विधि से, सैपोनिफिकेशन से, तीसरा है इमल्सिफिकेशन से, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कौन सी प्रोसेस से वनस्पति घी तैयार किया जाता है? यह भी मैं 2 क्वेश्चन में आपको दे रही हूँ, आप मुझे बताएंगे कि कौन सा इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वसीय अम्लों द्वारा मोनोहाइड्रिक और डाईहाइड्रिक अल्कोहल से बनने वाले एस्टर को हम क्या कहते हैं? वसीय अम्लों द्वारा मोनोहाइड्रिक और डाईहाइड्रिक अल्कोहल से बनने वाले एस्टर को हम क्या कहते हैं? फैट कहते हैं, लिपिड कहते हैं, वैक्स कहते हैं, या कॉम्प्ट लिपिड बोलते हैं? सही उत्तर बताइए। प्रश्न फिर से पूछ रही हूँ, वसीय अम्लों द्वारा मोनोहाइड्रिक एवं डाईहाइड्रिक अल्कोहल से बनने वाले जो एस्टर है उसको हम क्या कहते हैं? फैट कहते हैं, या लिपिड कहते हैं, या वैक्स कहते हैं, या कॉम्प्ड लिपिड कहते हैं? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर इसका है वैक्स, मोम जिसको अपन बोलते हैं। यह मोनोहाइड्रिक और डाईहाइड्रिक अल्कोहल से बनने वाला एस्टर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, पेलाग्रा एक रोग है, आप जानते होंगे क्यों होता है, ये भी आपको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो पेलाग्रा जो रोग है वो क्यों होता है? फैट की कमी से, अल्प पोषण के कारण, विटामिन की कमी से, या खनिज लवण की कमी से? किसके कारण पेलाग्रा रोग होता है? पेलाग्रा रोग क्यों होता है? अल्प पोषण के कारण होता है, या विटामिन की कमी से होता है, या खनिज लवण की कमी से होता है, या वसा की कमी से होता है? ये कंफ्यूजिंग प्रश्न है। 2 ऑप्शन इसमें कंफ्यूज कर रहे हैं। तो जो विद्यार्थी ठीक से पढ़ाई किया है वो तो कंफ्यूज नहीं होंगे, जो विद्यार्थी ठीक से पढ़ाई नहीं किया है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि पेलाग्रा का कितने बच्चे सही उत्तर देते हैं। उत्तर मैं चेक भी करूंगी। आप सोचते हो कि मैडम तो कोई जवाब नहीं दे रही है। कई बार बेटा हम भी आप लोग की तरह बहुत विकट विषम परिस्थिति में हम फंस जाते हैं, तब में हम आपकी बातों का जवाब नहीं दे पाते हैं या देख नहीं पाते हैं। फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि आपको अधिक से अधिक मैं अपनी मैटर जो हमारे भीतर है उसको मैं उपलब्ध करवाऊं और आपको उसका फ़ायदा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अल्प पोषण को तीव्रता के आधार पर कितने डिग्रियों में बांटा गया है? इस तरह क्वेश्चन आते हैं सर आपके पास। अल्प पोषण को तीव्रता के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में, 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, या 5 वर्गों में? बहुत इजी क्वेश्चन है। अल्प पोषण को तीव्रता के आधार पर मुख्य रूप से 3 डिग्री में बांटा गया है। एक होता है न्यून अल्प पोषण है लेकिन कम है। दूसरा है साधारण अल्प पोषण, मॉडरेट अंडर न्यूट्रिशन है, थोड़ा ज़्यादा है। और तीसरा है गंभीर अल्प पोषण, सीवियर अंडर न्यूट्रिशन। 3 डिग्री में बांटा गया है अल्प पोषण को। फर्स्ट है न्यून, जिसको हम माइल्ड अंडर न्यूट्रिशन कहेंगे। दूसरा है मॉडरेट, साधारण अल्प पोषण। और तीसरा है गंभीर अल्प पोषण।
गंभीर की स्थिति में जैसे एनीमिया है तो हीमोग्लोबिन बिल्कुल ही गिर करके कम हो जाएगा। पेलाग्रा है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बेरी है बहुत ज़्यादा होगा जाएगा, प्रोटीन कैलोरी कुपोषण है बहुत अधिक हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है आपका, लास्ट क्वेश्चन पूछ रही हूं, निम्न में से कौन सा रोग पाचन संस्थान की गड़बड़ी के कारण नहीं होता है? निम्न में से कौन सा रोग पाचन संस्थान की गड़बड़ी के कारण नहीं होता है? पेप्टिक अल्सर या कब्ज या अपच या इनमें से कोई नहीं? कौन सा रोग है बताओ जो पाचन संस्थान की गड़बड़ी के कारण नहीं होता है? पेप्टिक अल्सर, अपच या कब्ज या इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन भी आपके ऊपर छोड़ती हूँ, पढ़ाया हुआ है डिटेल्स में, देखते हैं कितने बच्चे को कितना आता है। फिर मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली बातों के साथ, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन दूंगी, जो आप देखूंगी कि आपने कितने बच्चे सही आंसर दिए, कितने ने गलत किया है। तो गलत वाले का सुधार करना भी जरूरी है। तब तक आप आपस में डिस्कशन करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके, बाय बच्चे।